Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. Welcome back to our YouTube channel and this is the lecture number 30 of our Python series. So finally आज हमारा इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है. इसमें हम देखेंगे oops के जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको. अब तक हमने देखा oop क्या है, oop हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं. इसके बाद हमने देखा क्लासेस क्या होती हैं, हम किस तरह क्रिएट करते हैं, हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाते हैं. इसके अलावा हमने वेरिएबल्स की टाइप्स देखी, फिर हमने मेथड्स देखे, उसके बाद हमने इनकैप्सुलेशन को बहुत डिटेल में देखा. आज हमारी जो रिमेनिंग टाइप्स रह गई थी हमारे 4 पिलर्स ऑफ ऊप में से, हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह. सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस. व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? Inheritance allow one class to acquire properties and methods of another class. जो इनहेरिटेंस है इसमें ऐसा होता है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्लासेस होती हैं, ठीक है. उनमें से एक क्लास को अभी आप समझ लें वो आपके पास पेरेंट क्लास होती है, एक आपके पास चाइल्ड क्लास होती है. जो पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर जितने भी उसके मेथड्स, उसके वेरिएबल्स, इंस्टेंसेस जो भी होते हैं जिसको हम ओवरऑल उस क्लास के मेंबर्स कहते हैं, पेरेंट क्लास के मेंबर्स को चाइल्ड क्लास जो है वो एक्सेस कर सकता है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है. अब ये किस तरह से एक्सेस करता है उसको हम अभी देखेंगे. So all classes in Python are built for a single parent class called object. जो हमारे पास हमने नॉर्मली अब तक जितनी क्लासेस बनाई थी, हमारी अब तक हम एक एक क्लास बना रहे थे ना, उसमें जो हमारी हर क्लास होती है जो भी हम बना रहे होते हैं पाइथन में, वो आपकी इनहेरिट हुई हुई होती है एक मेन क्लास से जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट क्लास हमारी पाइथन में एक मेन क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास इसको आप समझ सकते हैं. हम जितनी भी क्लासेस खुद बना रहे होते हैं वो सब क्लासेस जो हैं वो इस पेरेंट क्लास से इनहेरिट होती हैं. लेकिन इसको हम अपनी जो क्लास बना रहे होते हैं उसके आगे हम ऑब्जेक्ट लिखते नहीं हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है. बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो भी हम सिंगल क्लास बना रहे होते हैं वो इनहेरिटेड होती है ऑब्जेक्ट क्लास से, जो कि पाइथन के अंदर एक क्लास होती है, मेन क्लास, ठीक है. अभी मैं आपको बताऊंगी इस ऑब्जेक्ट क्लास को हम नहीं लिखते हैं बट वो काम वही वाला कर रहा होता है जो अभी हम इनहेरिटेंस में करेंगे. इससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, उसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं. और इसी तरह जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है उसको हम सब क्लास भी कहते हैं और डिराइव क्लास भी कहते हैं. बट मोस्टली अभी आज हम पेरेंट और चाइल्ड क्लास का नेम यूज़ करेंगे ताकि इससे आपको समझने में ईजी हो. अब हम देखते हैं वाई वी नीड इनहेरिटेंस. हमें इनहेरिटेंस क्यों चाहिए होती है, हम क्यों इनहेरिट करते हैं, ये ऊप में ऐसा कॉन्सेप्ट है क्यों. ये इसलिए है कि हम हमारा जो कोड है उसको हम डुप्लीकेशन से बचा सकें. मतलब हमारा कोड जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए हमें बार बार वही सेम कोड ना लिखना पड़े, हम उसको रीयूज़ कर सकें. इसी तरह से हम उसकी मेंटेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें और अपने रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट कर सकें. जिस तरह हमारे रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस होती है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं, और इसी तरह से हम लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं. तो ये जो हमारी रियल वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स होते हैं, इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में क्लासेस भी इनहेरिट करेंगे. तो अभी हम देखेंगे हम किस तरह इनहेरिट करते हैं. उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. अब हमारे पास जो हैं वो इसकी कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट हमारे पास टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस. सेकंड टाइप है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. थर्ड टाइप इज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो इसको हम सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं ये क्या है और ये किस तरह से काम करती है. जो हमारी फर्स्ट क्लास है सिंगल इनहेरिटेंस, इसकी हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. जो कॉन्सेप्ट इसमें होंगे ऑलमोस्ट वही सब कॉन्सेप्ट्स हमारी बाकी टाइप्स में भी इम्प्लीमेंटेड होंगे. आपने इसको अच्छे से समझना है. If a class is derived from one base class, then it is called single inheritance. ये पॉइंट तो इस इनहेरिटेंस की टाइप का है, ठीक है. अगर हमारी क्लास सिर्फ एक पेरेंट से बिलोंग कर रही होगी, सिर्फ एक पेरेंट क्लास को हम इनहेरिट कर रहे होंगे, तो वो हमारी सिंगल इनहेरिटेंस में आएगी. इसको अभी हम देखेंगे इसका क्या मतलब है. सेकेंड पॉइंट है वी कैन एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स यूजिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. जब हम एक पेरेंट क्लास होगी हमारे पास, एक चाइल्ड क्लास होगी, जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी उसके ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के तमाम वेरिएबल्स
भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके सारे मेथड्स भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है वी कैन ऑल्सो एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स यूजिंग पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। अब जो पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स हैं वो हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स तो इनहेरिट कर ही रहे थे अब तक, वो तो हम यूज़ कर ही रहे थे ये वाला कॉन्सेप्ट कि हम लोग पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और उस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उनको एक्सेस करें। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हम चाइल्ड क्लास से भी कर पाएंगे पेरेंट क्लास को एक्सेस। Third point is we cannot access child class variables and methods using parent class. अब हमारे पास देखें ये एक जो है वो बहुत मेन पॉइंट है कि हम चाइल्ड क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को पेरेंट क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि हम लोग पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। अभी जब हम इसको विद एग्जांपल देखेंगे तो होपफुली आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए आपने जो है वो देखना है कि सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है। हमारे पास एक पेरेंट होता है और उसका आगे से एक चाइल्ड होता है, मतलब एक चाइल्ड जो है वो किसी एक पेरेंट से इनहेरिटेड होता है। अभी हम इसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक क्लास है एनिमल की, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है ये जो मेथड है हमारे पास ये इंस्टेंट मेथड है, ठीक है, इंस्टेंस मेथड, क्योंकि इसके अंदर हमने सेल्फ यूज़ किया हुआ है, वहाँ से हमें पता चला कि ये एक इंस्टेंस मेथड है। इसी तरह से हमने एक और क्लास बनाई है और यहाँ पे अब इनहेरिटेंस हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे पास पेरेंट क्लास है ना, एक मेन क्लास जो अब तक हम बना रहे थे, इसमें हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है, खुद से आके, लेकिन जो हमारी हर क्लास होती है वो हमारी इस ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिटेड होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास हमारी पाइथन के अंदर एक मेन पेरेंट क्लास होती है, वहाँ से सब क्लासेस इनहेरिटेड होती हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम लोग इसको नहीं लिख रहे होते हैं अब तक। लेकिन जो हमारी अब आगे जो हम क्लासेस बनाएंगे, जो हम इन क्लासेस से इनहेरिट करेंगे, जैसे अगर हम एनिमल से इनहेरिट करके एक और क्लास बना रहे हैं तो उसके आगे हमें उस क्लास का नेम लिखना पड़ेगा जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है डॉग के नेम से और उसके अंदर हमने किसको इनहेरिट किया है, हमने एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है, ठीक है। तो हमने वो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इसके अंदर एक इसका अपना फंक्शन हमने बनाया है, मेथड बनाया है जिसका नाम है इंस्टेंस मेथड, ठीक है, सेल्फ वाला जो होता है। और इसके अंदर भी हमने प्रिंट कर दिया डॉग बार्क्स। अब हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है डॉग, तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया डी, ठीक है। अब डी के थ्रू हम इस पेरेंट क्लास के ईट, जो हमारा ये ईट है मेथड, हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं और इस डी के थ्रू जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इससे हम अपने जो चाइल्ड क्लास है ख़ुद की, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं और जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हम उन सबको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, डी डॉट ईट किया। ईट हमारे पास क्या है, पेरेंट क्लास का मेथड है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि प्रिंट हो जाएगा एनिमल ईट्स, ठीक है। और जब हम डी डॉट बार्क करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा डॉग बार्क्स, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं, एनिमल ईट्स एंड डॉग बार्क्स। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जो है एक हम अपनी रियल लाइफ से भी ले लेते हैं। फादर की हमने क्लास बनाई, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है और जो सन क्लास है ये हमारे पास उसकी चाइल्ड क्लास है। वो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे सन क्लास के आगे हमने फादर लिखा है। फादर क्या है, इसका पेरेंट क्लास है, ठीक है। इस तरह से हम इनहेरिट करते हैं। जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ हमें दूसरी क्लास में चाहिए होती हैं, जिस क्लास के मेंबर्स हमें दूसरी क्लास में चाहिए होते हैं, हम उस क्लास का नाम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फादर की क्लास बनाई और एक सन की क्लास बनाई। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमने इनहेरिट किया है फादर की क्लास, ठीक है। अब फादर की क्लास में हमारे पास एक जो है वो वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है जिसका नाम है मनी, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास है 1000। अब हमारे फादर के पास जो है वो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि उनके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है। अब हमारा जो चाइल्ड है या जो सन है वो इनके इस मनी वाले वेरिएबल को, जो कि क्लास वेरिएबल है, इसको भी एक्सेस कर सकता है। तो यही हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है वो एक इंस्टेंस मेथड है और एक हमारे पास क्लास मेथड है, ठीक है, फादर क्लास में, जो कि हमारी पेरेंट क्लास है। और जो सन क्लास है, जो हमारी
हमारी चाइल्ड क्लास होती है जिसने इनहेरिट किया हुआ है फादर क्लास को, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है डिस्प के नेम से, और उसके अंदर हमने प्रिंट करवाया है चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड। अब हमने क्या करना है, हम चूँकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सन का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके थ्रू हम फादर क्लास की या पेरेंट क्लास की सारे जो मेथड्स हैं हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, और हम उनके जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सन का ऑब्जेक्ट बनाया एस, और इस एस के थ्रू सबसे पहले हमने अपने डिस्प फंक्शन को एक्सेस किया, जो कि हम कर ही सकते हैं क्योंकि ये हमारा अपना फंक्शन है। और इसी तरह से हमने एस डॉट शो किया। शो क्या है, शो हमारे फादर या हमारे पेरेंट क्लास का फंक्शन है या मेथड है, तो हमने इसको भी एक्सेस कर लिया। अभी हम देखेंगे इसको प्रिंट होके हमारे पास आंसर आता है या नहीं आता। और इसी तरह से हमने शो मनी, जो कि हमारे पेरेंट क्लास की एक क्लास मेथड है, हमने इसको भी एक्सेस कर लिया। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड सबसे पहले ये रन हुआ था, फिर उसके बाद पेरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड, क्योंकि हमने शो फंक्शन को कॉल किया था और शो फंक्शन के अंदर था पेरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड। उसके बाद हमने शो मनी को कॉल किया था, तो ये जो हमारे पास शो मनी वाली क्लास मेथड था, इसके अंदर हमारे पास मनी शो हो जानी चाहिए, पेरेंट क्लास मेथड 1000। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 बार क्लास लिखा हुआ था, इसलिए हमारे पास वहाँ पे भी 2 बार क्लास आया था। सो यहाँ पे आप देखें पेरेंट क्लास मेथड हमारे पास ये 1000 आ गया। तो ये हमारे पास था सिंगल इनहेरिटेंस, जब हमारे पास एक चाइल्ड और एक फादर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा और एक ग्रैंड चाइल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी एग्जांपल है, हमने एक क्लास बनाई व्हीकल, जो कि हमारे पास पेरेंट है। उसके बाद पेरेंट कैसे है, आपको कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो है वो हमने खुद से कोई भी क्लास का नेम नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर जो है वो मैंने आपको दिखाया था, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी क्लासेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग करी होती हैं। तो ये हमारे पास पेरेंट क्लास है, क्योंकि इसके आगे हमने कुछ भी खुद से नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है, इसी तरह क्लास है हमारे पास कार की। कार के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमने व्हीकल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो कार है वो पेरेंट का चाइल्ड है। ठीक है, व्हीकल वाली पेरेंट का चाइल्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पेरेंट हुआ व्हीकल, और जो कार है ये उसका चाइल्ड हुआ। चाइल्ड के अंदर भी हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि इसका अपना है। इसी तरह से हमने एक और क्लास बनाई जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक कार है, और ये जो इलेक्ट्रिक कार है, ये जो क्लास है इलेक्ट्रिक कार की, ये हमारे पास इस कार की चाइल्ड क्लास है। समझ आ रही है आपको, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है और ये ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह के लेवल्स होते हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक कार का इंस्टेंस बनाएंगे या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके थ्रू हम जो हमारे पास कार है इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट मेथड्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो व्हीकल है उसके अंदर के वेरिएबल्स और मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और अपने तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया ई, और ई से हमने सबसे पहले स्टार्ट को एक्सेस किया। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट हमारे पास पेरेंट क्लास का फंक्शन है। तो इससे जब हम इसको भी रन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखें व्हीकल स्टार्ट्स हमारे पास ये डिस्प्ले होके आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है, ई डॉट ड्राइव किया है। ड्राइव क्या है, आप इसकी सेकेंड लेवल का जो हमारा पेरेंट है उसका मेथड है। ठीक है, तो इससे हम कार ड्राइव्स को जो है वो प्रिंट करवा पाएँ। उसके बाद अगर हमने ई डॉट चार्ज किया तो ये इसका अपना मेथड था, इसको भी हमने प्रिंट करवाया, तो ये हमारे पास आया इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग। तो इस तरह से जब आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है तो आप ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के आप उसके चाइल्ड को और पेरेंट को दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट होता है और मल्टीपल चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे हम लोग सिबलिंग्स, और इस तरह जो हमारी रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो जो हम सिबलिंग्स सब होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फादर की क्लास है जो कि पेरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने खुद से कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं कराई है, ये हमारे पास बेस क्लास से आई हुई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सन उसका चाइल्ड है और एक उसका चाइल्ड है डॉटर। अभी हमें कैसे पता चला कि सन भी फादर का ही चाइल्ड है, इसी वाली क्लास का है, और डॉटर भी इसी का है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके आगे फादर लिखा हुआ है और इसके आगे भी फादर लिखा हुआ है। डैट मीन्स कि ये जो दोनों क्लासेस हैं ये दोनों फादर क्लास से इनहेरिट हुई हुई हैं। तो फादर क्लास के अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, ये दोनों क्लासेस उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस सन का बनाया है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट एस, और उससे हमने क्या किया, डिस्प डॉट सन को एक्सेस किया, जो कि इसका अपना था। तो हमारे पास आ गया सन क्लास मेथड। यहाँ पे देखें सन क्लास मेथड। उसके बाद हमने एस डॉट शो किया। अब शो जो है वो उसके
पेरेंट का फंक्शन है, पेरेंट का मेथड है, तो हम इसको भी एक्सेस कर पाए हैं। पेरेंट क्लास मेथड हमारे पास डिस्प्ले हो गया यहाँ पे ये। उसके बाद हमने क्या किया, ये प्रिंट एक एम्प्टी लाइन प्रिंट की है ताकि थोड़ा रीडेबल लगे हमारा आउटपुट। उसके बाद हमने डॉटर क्लास का भी, जो कि एक दूसरा चाइल्ड था, ये हम हायरार्किकल लेवल पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो है वो एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पे हमने इसका भी बनाया ऑब्जेक्ट और इसके थ्रू भी हम सब एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे ऐड की हुई है, आप इसको भी खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट्स। एक चाइल्ड होगा लेकिन उसके जो पेरेंट्स होंगे वो मल्टीपल होंगे, जैसे हम लोग जो हैं वो चाइल्ड हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो फादर और मदर दोनों हैं। तो इस तरह से जब हम इस तरह के क्लासेस बनाएंगे जिसमें एक चाइल्ड दो पेरेंट्स को या दो से ज़्यादा पेरेंट्स को इनहेरिट कर रहा होगा, तो उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पे क्या है, एक क्लास फादर की हो गई, एक हो गई क्लास मदर की, और जो चाइल्ड है उसके अंदर देखिए यहाँ पे फादर भी है यहाँ पे और मदर भी है। इसका मतलब कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज़, दोनों की जो मेंबर्स हैं, दोनों के जो मेंबर्स हैं, मतलब उनके जो वेरिएबल्स हैं, उनके मेथड्स हैं, वो उन सबको एक्सेस कर सकता है ये जो चाइल्ड है। अब चाइल्ड सबसे पहले हम देखते हैं कि अब इस फादर क्लासेस के अंदर क्या है। यहाँ पे हमने एक एक दोनों के अंदर फंक्शन बनाया हुआ है, मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। एक जो फादर का है वो हमने एफ स्किल्स के नाम से बनाया, जो मदर का है उसको एम स्किल्स के नाम से बनाया। यहाँ पे हमने एक एक लाइन प्रिंट किया, फादर स्किल्स गार्डनिंग और मदर स्किल्स कुकिंग। अब जो हमारा चाइल्ड है उसके अंदर भी एक उसकी स्किल्स का मेथड हमने बना दिया और उसके अंदर हमने उसकी दोनों स्किल्स लिख दी हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम चाइल्ड का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इस चाइल्ड का, जो कि यहाँ पे है सी, और इस सी से जब हम एफ स्किल्स को एक्सेस करना चाहेंगे हम उसको भी कर पाएंगे, अगर हम एम स्किल्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम इसको भी कर पाएंगे, और अगर हम सी स्किल्स वाले मेथड को कॉल करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो हम उसको भी कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने तीनों को कॉल किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट आया, सबसे पहले चाइल्ड के अपने स्किल्स कॉल हुए थे, स्किल्स वाला मेथड कॉल हुआ था तो वो दोनों आ गए, उसके बाद फादर और उसके बाद मदर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, जब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम मेथड्स जो थे पेरेंट्स के, दोनों पेरेंट्स के, मदर और फादर के, हम वो तो एक्सेस कर पा रहे थे, बट व्हाट इफ़ हमारे पास फादर के अंदर जो क्लास है, फादर की क्लास के अंदर हमारे पास फादर का एक कंस्ट्रक्टर हो, मदर की क्लास के अंदर हमारे पास मदर का एक कंस्ट्रक्टर हो, और इसी तरह से जो हमारा चाइल्ड है उसका भी अपना एक कंस्ट्रक्टर हो। तो फिर हम जब कॉल करेंगे अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो तब हम मदर के कंस्ट्रक्टर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और फादर के कंस्ट्रक्टर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अभी हम नेक्स्ट, हमारा जो कंस्ट्रक्टर का टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वापस आके इसको भी देख लेंगे। सो कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस, अगर हम इनहेरिटेंस की बात कर ली, हमने देख लिया कि हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं इनहेरिटेंस की। वहाँ पे हम लोग जो है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम अपने पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं, उनकी वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारे पास जो है पेरेंट क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर हो, हमारे चाइल्ड के अंदर भी कंस्ट्रक्टर हो, तो किस तरह से हम इनहेरिट करेंगे, ठीक है। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट है, द कंस्ट्रक्टर इन पेरेंट क्लास इज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड क्लास। सही है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो एक हमने क्लास बनाई पेरेंट की, एक क्लास बनाई चाइल्ड की। अब ये जो चाइल्ड है ये पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे पेरेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पेरेंट का, और इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया अभी, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ch, और हमने इसके थ्रू जो है वो इस वेरिएबल को, जो कि हमारे पास क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको हमने एक्सेस किया है। तो हमारे पास क्या होगा, जब हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमारे पास इस चाइल्ड क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वो उसके चाइल्ड क्लास को अवेलेबल हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये वाला,
तो उसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी पेरेंट कंस्ट्रक्टर वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद ch.money हमने किया है तो हम इस मनी वाले वेरिएबल को भी एक्सेस कर पाए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सिनेरियो ये है कि हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर था, चाइल्ड के अंदर नहीं था, तो चाइल्ड के अंदर ऑटोमेटिकली पेरेंट का कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। बट व्हाट इफ़ आपके चाइल्ड के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर हो, आपके पेरेंट के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर हो, तो तब हम किस तरह से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ओके, इसमें क्या है, इफ़ वी राइट कंस्ट्रक्टर इन बोथ क्लासेस पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास देन पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट अवेलेबल टू द चाइल्ड क्लास। इसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने दो क्लासेस बनाई हैं, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, और उसके बाद मैंने क्या किया है, इन दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर्स भी बनाए हैं अपने अपने, और जब मैं इसको रन करूँगी तो होगा ये कि जो चाइल्ड क्लास है वो अपने कंस्ट्रक्टर को प्रायोरिटी देगा, वो अपने कंस्ट्रक्टर को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ देखें, जस्ट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है और उसके अंदर जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई है। तो अगर हमें इस कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ करना है, इस कंस्ट्रक्टर का भी इस कंस्ट्रक्टर को भी हमने प्रिंट करवाना है या कोई भी इसमें से कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो हम वो किस तरह से करेंगे? क्योंकि हमारे पास जब दो क्लासेस होती हैं, पेरेंट और चाइल्ड होते हैं, और दोनों के पास अपने अपने कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो हमारा तो चाइल्ड क्लास जो है वो अपने कंस्ट्रक्टर को जो है वो वैल्यू देता है, वो अपने कंस्ट्रक्टर को ही प्रिंट करवाता है और उसको ही एग्जीक्यूट करवाता है। तो फिर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर फंक्शन का। ठीक है, ये सुपर फंक्शन, इसको हम यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम हमारे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, अभी हमने क्लास में पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और हमने चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करना होता है उससे बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में हम लोग सुपर लिखते हैं, डॉट, उसके बाद हम इस कंस्ट्रक्टर का नाम लिख देते हैं इनिट। ठीक है, दो हमारे पास अंडरस्कोर्स आते हैं, इनिट आता है, फिर अंडरस्कोर्स और फिर आगे ब्रैकेट्स आती हैं, पैरेंथेसिस आती हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो है वो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर पाएंगे, उसके बाद हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एक्सेस होगा। सबसे पहले पेरेंट का क्यों एक्सेस होगा? क्योंकि जैसे ही हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है तो फर्स्ट लाइन पे जब आएगा कंट्रोल, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सुपर फंक्शन यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश की हुई है। तो फिर ये डायरेक्ट जाएगा इसके पेरेंट पे। पेरेंट कौन है? ये वाला पेरेंट, ये वाला। तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस वो यहीं पे आ जाएगा और उसके बाद इसका अपना कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए पेरेंट कंस्ट्रक्टर एंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। तो सेम यही एग्जांपल जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि अगर जो है वो हमारे पास एक फादर है, एक मदर है, ठीक है, और एक चाइल्ड है। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास चाइल्ड के पास अपना कंस्ट्रक्टर है, मदर के पास अपना कंस्ट्रक्टर है और फादर के पास अपना कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम इन सब कंस्ट्रक्टर्स के अंदर बिल्कुल जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया है उससे नेक्स्ट लाइन में सबके अंदर हम सुपर फंक्शन यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि हम सबके जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम पहले किसका कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर पाएंगे, उसके बाद किसका एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद किसका एग्जीक्यूट होगा। तो इसका ये जो प्रॉपर फ्लो होता है इसको अभी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि ये इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। तो ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ सुपर फंक्शन के बारे में कि सुपर फंक्शन कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और मेथड। ठीक है, सुपर कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता है और पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकता है। ये चीज़ आपने अभी माइंड में रखनी है। ठीक है, अभी तक जो हमने एग्जांपल की थी हमने सुपर क्लास के थ्रू पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया था, हमने मेथड नहीं करवाया। बट अभी आने वाले टॉपिक्स में हम मेथड को भी कॉल करवाएंगे सुपर फंक्शन के थ्रू। सो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगी, किस ऑर्डर में हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टॉपिक है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, MRO। ये ऑर्डर ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस सिनेरियो है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, और आपके पास जो है वो सब क्लासेस के अंदर एक एक कंस्ट्रक्टर है, तो फिर किस तरह एग्जीक्यूशन होगी। ये मेथड ये कहता है कि इसके पास MRO जो हमारा मेथड है वो ये कहता है कि सबसे पहले जो है वो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है,
ये मैंने सेम वही एग्जांपल लिखी हुई है जो हमने ऊपर देखी है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, सो यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है कि पेरेंट का एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पेरेंट्स क्या हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगी पेरेंट्स की, सबसे पहले सिलेक्शन जो होती है इसमें रूल्स हैं कि सबसे पहले चाइल्ड का एग्जीक्यूट होगा। चाइल्ड के बाद जब पेरेंट्स को डिसाइड करने की बारी आएगी तो वो क्या करेगा, लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेगा। फादर जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और मदर राइट साइड पे है, तो फादर को पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फादर के पास जाएगा, सो फादर के पास जब जाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके उसको यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर मिला, ठीक है, सुपर फंक्शन मिला। तो अब सुपर फंक्शन ये कहता है कि इसका पेरेंट एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो फादर है या जो भी कोई क्लास हमारी जिसको हम पेरेंट क्लास लेके चल रहे हैं, तो वो जो फादर है जिसके आगे अभी यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये क्लास हमारी जो है वो इनहेरिट हो रही है एक बेस क्लास से, जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट में बिल्कुल बताया था, वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे बात आई है कि हमारे पास एक सेकेंड, तो जब हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि हमने लेफ़्ट वाले को पिक करना है, ठीक है, ये एल्गोरिदम है। सबसे पहले लेफ़्ट पिक होगा, सबसे पहले चाइल्ड का अपना, उसके बाद लेफ़्ट, और उसके बाद मैं आपको फ्लो समझाती हूँ। उसके बाद मैंने नीचे एक डायग्राम भी ऐड की हुई है, वहाँ से भी आपको बताती हूँ। सो फादर पे जब हम आ गए, फादर के अंदर जो है वो सुपर फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब इसके फादर को, लाइक इसके पेरेंट को अब एग्जीक्यूट करना है, इसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही वो यहाँ पे इसके पेरेंट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना था इसने, तो वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी इस फादर का पेरेंट था, जो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद थर्ड जो हमारा स्टेप है ना, वो ये होता है कि सबसे पहले चाइल्ड को करेगा, उसके बाद फादर को करेगा, ठीक है। फादर का भी अगर कोई पेरेंट है उसको करने के बाद वो आएगा राइट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हमने करना है ना। तो अब आ जाएंगे मदर पे। जब मदर वाले कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने आएंगे तो अब यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, एक पेरेंट है। अब पेरेंट हमारे पास यहाँ भी मदर का भी वही है ना, क्योंकि मदर तो हमारी पेरेंट क्लास है। तो जो हमारी पेरेंट क्लास होती है, इसकी जो पेरेंट क्लास होती है वो हमारे पास क्या होती है, जो हमने ऊपर देखी थी, ठीक है, वो उस क्लास से इनहेरिट होती है। सो यहाँ पे पहले उसके पास एग्जीक्यूशन जाएगी, वहाँ से एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारे पास इसी लाइन पे वापस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जिस लाइन पे अभी हम थे, यहाँ पे हमारा कंट्रोल वापस आएगा और वो नेक्स्ट लाइन पे जाके इसका मदर का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जैसे ही मदर का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद अब हम वापस जाएंगे हमारे फादर के कंस्ट्रक्टर पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा फादर के पास, फादर का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वापस हम आ जाएंगे यहाँ पे चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर पे, और चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के बाद ये जो नेक्स्ट लाइन में चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर का प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इस तरह हमारे पास पहले मदर, फिर फादर, फिर चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड या सन जो भी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये जो नीचे हमने डायग्राम लगाई हुई है, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। बट अभी आपने जो है वो ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि सबसे पहले चाइल्ड की एग्जीक्यूशन होती है, फिर लेफ़्ट टू राइट होती है, और फिर उनके भी जो जो पेरेंट्स होते हैं उन पर भी हमारा कंट्रोल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और यहाँ से मैं आपको समझा भी देती हूँ। The search will start from sun. As the object of sun is created, the constructor of sun is called. ठीक है, ऑब्जेक्ट सन का हमने सबसे पहले क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो क्या होगा, सन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। सन के कंस्ट्रक्टर में जब जाएंगे वहाँ पे उसको सुपर नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम आए इस कंस्ट्रक्टर में तो वहाँ पे हमें सुपर नज़र आ गया, ठीक है। सुपर में क्या है, inside his constructor, so its parent class, the one in the left side father class constructor is called. मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, सन हुआ, फिर उसके बाद आगे फादर पे। जब हम फादर पे आए तो फादर के अंदर भी एक सुपर फंक्शन यूज़ हुआ था, तो उससे क्या हुआ, उसके पेरेंट पे चले गए। उसका पेरेंट मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट होता है, सबका पेरेंट। तो ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जो है उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर उसे नहीं मिला, तो उसने अपनी सर्च को कंटिन्यू रखा और वो वापस आ गया मदर पे, लेफ़्ट टू राइट। फादर वाला पूरा कंप्लीट हो गया, उसके पेरेंट तक गया, पेरेंट तक चेक किया, कंस्ट्रक्टर मिला तो एग्जीक्यूट हो गया, नहीं मिला तो वापस आ गए, अब राइट साइड पे आ गया। राइट साइड पे क्या है, मदर है।
मदर पे अब यहाँ पे क्या होगा, मदर ऑफ़ द ऑब्जेक्ट, सो मदर कॉल हो जाएगा। उसके बाद मदर क्लास में भी एक सुपर है, सो उसके पेरेंट पे जाएगा। उसका पेरेंट क्या है, उसका भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मदर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट क्लास से वो इनहेरिट हुई भी होती है, तो वहाँ पे जाएगा। उसके पास अगर उसे वहाँ पे लाइक हाँ, यहाँ पे एक और मेन पॉइंट ये है कि जब ये एक बार किसी लाइक नोड को, इनको हम नोड्स कहते हैं ना, ये हम ट्री एक हमारे पास एल्गोरिथम होता है, उस ट्री में हमारे पास डिफरेंट नोड्स होती हैं। तो जब एक नोड एक बार वो ट्रेवर्स कर लेता है, विजिट कर लेता है, तो वो दोबारा उसको विजिट नहीं करता। यहाँ पे एक ये पॉइंट भी है। तो यहाँ पे जब वो एक बार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विजिट कर लिया था उसने, जब हम फादर को एग्जीक्यूट करवा रहे थे तो तब उसने कर लिया था, तो अब वो क्या करेगा, अब वो उस कंस्ट्रक्टर को दोबारा से विजिट नहीं करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को। तो जब वो उसके कंस्ट्रक्टर को दोबारा विजिट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है, तो फिर वो मदर का अपना कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। मदर के बाद वो दोबारा आ जाएगा सन के पास, और सन का एग्जीक्यूट होगा सबसे लास्ट में। इसीलिए सबसे पहले मदर, फिर फादर, और फिर सन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वो एक ही बार विजिट करता है, ठीक है। जब वो एक बार विजिट कर लिया, उसको ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, तो वो वापस आएगा। यहाँ से ये ट्री आप देख रहे हैं, ये पहले सन हुआ, फिर फादर हुआ, फिर फादर का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसके पास गया, फिर मदर के पास गया। मदर ने दोबारा उसको ट्रेवर्स नहीं करना, क्योंकि एक ही बार हम विजिट करते हैं एक नोड को, तो वहाँ से वापस किधर आ जाएगा, फादर के पास। तो पहले मदर का एग्जीक्यूट होगा, फिर फादर का एग्जीक्यूट होगा, फिर सन का एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ फ्लो था हमारे पास, ठीक है। इसको आई होप आपको समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ आप इस फ्लो को और इन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो हमारे पास टॉपिक था वो हमारे पास था इनहेरिटेंस, ठीक है। हमने देख लिया इनहेरिटेंस क्या है, उसकी टाइप्स कितनी हैं, और इनहेरिटेंस में अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स एक से ज़्यादा होंगे, लाइक हर पेरेंट के अंदर अपना कंस्ट्रक्टर होगा, क्लास के अंदर अपना होगा। इसी तरह से अगर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर्स एक से ज़्यादा होंगे, तो फिर उनके दरमियान जो एग्जीक्यूशन है वो किस बेस पे होगी, तो वो हमारे पास MRO की बेस पे होती है, ठीक है। MRO का मैंने पूरा आपको जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू और ट्री इस एग्जाम्पल के थ्रू लाइक ट्री के थ्रू समझा दिया है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है, हमारे पास वन नेम एंड मैनी फॉर्म्स, एक नाम होता है हमारे फंक्शन का, लेकिन वो काम डिफरेंट कर रहा होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं पोलीमॉर्फिज्म के अंदर। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग। देन हमारे पास आता है डक टाइपिंग। देन हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, ये डक टाइपिंग के अंदर ही आ जाती है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये काफ़ी नेम्स आपको सिमिलर लग रहे होंगे, जैसे ये है मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा है मेथड ओवरलोडिंग। Python does not support true overloading achieved using default arguments and variable arguments। अच्छा, अब जो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ना, पाइथन के अलावा जो कुछ लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास एक मेथड जो है लाइक एक नेम से हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड्स अगर होते हैं एक ही क्लास के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैथ एक क्लास है, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड बना हुआ है ऐड के नेम से, ठीक है। और अगर इसी क्लास के अंदर एक और मेथड बन जाए ऐड ही के नेम से, तो वो हमारे पास जो कुछ और लैंग्वेजेस होती हैं जैसे जावा है, उसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरलोडिंग का, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे हम एक क्लास के अंदर, जैसे ये एक मैथ की क्लास है, इसके अंदर हम ऐड नाम से दो मेथड्स बना ही नहीं सकते, ठीक है, वो हमें सपोर्ट ही नहीं करता। पाइथन डज नॉट सपोर्ट ट्रू ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग सपोर्ट है ही नहीं। तो हम इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है वो एक फंक्शन ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके हम उस फंक्शन से, उस मेथड से एक से ज़्यादा काम करवा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है डेफ ऐड, ठीक है, जो सेल्फ हमारा उसका फर्स्ट पैरामीटर है A, B और C, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। वो क्या करेगा, इन तीनों पैरामीटर्स को ऐड करेगा, S में स्टोर करेगा और S को रिटर्न कर देगा। मैथ का हमने एक बना दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो ये काम करवाना चाह रहे हैं इस ऐड फंक्शन से कि हमारे पास अगर यूज़र जो है वो जब इसको कॉल करे ऐड फंक्शन को, अगर वो उसको एक वैल्यू दे,
तो वो उसका सम कर दे, अगर उसको 2 वैल्यूज़ दे, ए और बी दे, तो वो 2 का सम कर दे, अगर 3 दे तो वो 3 का सम कर दे। मतलब फंक्शन हमारा एक ही है, लेकिन वो हमारे लिए जो है वो एक से ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल जो है वो ए सिंपल रख दिया और बी और सी को हमने जो है वो यहाँ पे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स बना दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ से ऐड को जब कॉल करें 2 पास करेंगे तो हमें 2 रिटर्न कर देगा, अगर हम 5 और 6 दो वैल्यूज़ पास करेंगे तो हमें 11 रिटर्न कर देगा, अगर हम 3 वैल्यूज़ पास करेंगे तो हमें उसका सम रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आप ए बी और सी को इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, आप इसके आगे जो है वो 0 से उसको इनिशियलाइज़ नहीं करते यहाँ पे, तो फिर आपके पास एरर आएगा, क्योंकि फिर आपको जो है वो तीनों वैल्यूज़ चाहिए होंगी तभी उस पे सम परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आया कि यहाँ पे 2 और आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे। सो इसलिए हमने इनको जो है वो 0 से इनिशियलाइज़ किया ताकि हम अपना ये टास्क अचीव कर सकें कि हमारा फंक्शन जो है अगर एक वैल्यू दें उस पर भी काम करे, 2 दें उस पर भी काम करे और 3 दें तो उस पर भी काम करे। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, वो है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में ये है, जिस तरह से हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का, सेम उसी तरह से हमारे पास है मेथड ओवरराइडिंग। मतलब अगर आपके पास जो है वो 2 क्लासेस हैं, ठीक है, एक पेरेंट क्लास है ऐड और एक मल्टी जो है वो उसकी चाइल्ड क्लास है, क्योंकि उसने इनहेरिट किया हुआ है पेरेंट क्लास को। अब यहाँ पे हमारे पास मेथड्स 2 हैं दोनों क्लासेस के अंदर, लेकिन उनकी नेम सेम है, ठीक है। यही चीज़ हमने कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग में भी देखी थी ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स थे, हमारे पास पेरेंट क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर था इनिट ही, और मल्टी क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर था इनिट। तो हम इन दोनों में से फिर किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं ना, ये चीज़ हमने देखनी थी। यहाँ पे भी यही है कि ये जो हमारे पास मल्टी क्लास है चाइल्ड क्लास, ये अपने रिजल्ट वाले मेथड को प्रायोरिटी देगी, अपने रिजल्ट वाले मेथड को कॉल करेगी, ठीक है। जैसे अगर हम इसको रन करके देखें, मल्टी का हमने एम बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और एम के थ्रू हमने जब रिजल्ट को कॉल किया और उसके अंदर हमने 12 और 6 को पास किया, तो ये सबसे पहले इस रिज़ल्ट वाले फंक्शन को अपने क्लास के अंदर चेक करेगा। अगर उसको यहाँ पे मिलेगा तो वो इसी को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा और इसी को एग्जीक्यूट करेगा। हमारा जो ये वाला रिज़ल्ट फंक्शन है ये फिर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग आ जाती है तो हम उसको किस तरह से फिर अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड ही एग्जीक्यूट हुआ है। हमारे पास सेम नेम से रिज़ल्ट का भी मेथड था, जिसमें हमने एडिशन परफॉर्म की हुई थी, वो वाला एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि हमारी चाइल्ड क्लास ने अपने मेथड को प्रायोरिटी दी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हमारे पास सुपर फंक्शन होता है, ये कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता है और मेथड को भी कर सकता है, ठीक है। अभी हमारे पास सेम वही सिनेरियो, ऊपर हमारे पास यही सिनेरियो कंस्ट्रक्टर्स के केस में आया था और अभी हमारे पास यही सिनेरियो जो है वो मेथड के केस में है। तो अब हम इसको किस तरह से अचीव करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सुपर, ठीक है, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में यूज़ किया था कंस्ट्रक्टर बनाने के फ़ौरन बाद। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सुपर यूज़ करेंगे, डॉट, उसके बाद हम अपना यहाँ पे रिज़ल्ट का नेम दे देंगे और हमारे रिज़ल्ट को भी 2 पैरामीटर्स चाहिए तो वो हम यहाँ से पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मल्टी क्लास को जब हमने कॉल किया और हमने एम डॉट रिज़ल्ट किया तो सबसे पहले हमारा जो है वो कंट्रोल यहाँ पे आएगा ना अपनी क्लास के फंक्शन पे, मेथड पे। तो जब हमारी अपनी क्लास के मेथड पे आएगा, ए और बी में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 12 और 6, ठीक है, 12 और 6 ए बी में आ गई। उसके बाद जो है वो इसे मिलेगा यहाँ से एक सुपर फंक्शन में हमने बताया हुआ है रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट पे चला जाएगा वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे उसको क्या चाहिए, एक्स वाई 2 वैल्यूज़ चाहिए जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड की थी 10 और 4, वो यहाँ पे जाएंगी, यहाँ से ऐड होंगी और एडिशन में आ जाएगा 14। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले होगा एडिशन 14, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 72, ठीक है। सो ये हमारा था मेथड ओवरराइडिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डक टाइपिंग, ठीक है। डक टाइपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो मैटर नहीं करती और मेथड का बिहेवियर जो है वो मैटर करता है, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। अच्छा, इफ़ इट्स वर्क लाइक अ डक, अगर कोई भी हमारे पास एनिमल है वो डक की तरह चलता है, डक की तरह क्वैक करता है, बोलता है, तो वो इट मस्ट बी अ डक, ठीक है। ये हमारे पाइथन में हमारी जो इंटरनल वर्किंग है वो इस तरह से हो रही होती है, ठीक है।
अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे अब हम देखें तो हमारे पास हैं 2 क्लासेस, ठीक है। एक हमारे पास डॉग है, डॉग के अंदर जो फंक्शन है वो भी स्पीक के नेम से है, और कैट के अंदर जो फंक्शन है वो भी स्पीक के नेम से। अब यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि ये जो डॉग है और ये जो कैट है, ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। यहाँ पे कोई पेरेंट और चाइल्ड वाला केस नहीं है, ठीक है। हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस चीज़ की कि इन दोनों के अंदर स्पीक के हमारे पास फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, और हमने एक और मेथड बनाया है यहाँ बाहर, ठीक है। ये किसी क्लास का पार्ट नहीं है, ये हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है जिसका नेम हमने रखा है एनिमल साउंड। ये एक एनिमल को लाइक इनपुट करेगा, ठीक है। इसके पास एक पैरामीटर चाहिए एनिमल का, वो हम कोई भी एनिमल दे सकते हैं, कोई भी इनफैक्ट एनिमल का हम लोग किसी भी क्लास का इसको ऑब्जेक्ट देंगे, तो वो क्या करेगा, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू वो स्पीक को कॉल करेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉग का हमने ऑब्जेक्ट बनाया डी और कैट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी। अब डॉग के ऑब्जेक्ट को जब हम इस एनिमल साउंड को कॉल करते वक्त, देखिए एनिमल साउंड को कॉल किस तरह से करेंगे, हम एनिमल साउंड का नेम लिखेंगे और उसके अंदर जो इसको एक पैरामीटर चाहिए वो हम पास करेंगे। तो अभी हम डॉग का ऑब्जेक्ट इसको पास करेंगे जो कि हमारे पास है डी। तो जब हम डी पास करेंगे तो ये क्या करेगा, डी डॉट स्पीक करेगा। तो डी डॉट स्पीक जब होगा तो वो इस फंक्शन पे जाएगा, ना कि इस फंक्शन पे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना। यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट डी पास कर रहे हैं, ये वाला, तो वो हमारे पास डी डॉट स्पीक किस पे जाएगा, स्पीक तो दोनों फंक्शंस है ना, ये वाला फंक्शन भी स्पीक है मेथड और ये वाला भी स्पीक है। तो इससे क्या होगा, वो हमारे पास जाएगा इस स्पीक के पास, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा बार्क। और जब हम कैट का जो है वो ऑब्जेक्ट देंगे तो उससे हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा म्याऊ। सो इस तरह से जो हमारा ये डक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट है वो होता है कि हम लोग जो है वो इस किसी भी फंक्शन को हम लोग जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो हमारे लिए फंक्शन को कॉल कर देगा, जो भी मेथड को कॉल कर देगा, ठीक है। मेथड और फंक्शन दोनों सेम चीज़ें हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम उन्हीं फंक्शंस को, जहाँ पे हम नॉर्मल पाइथन में हम उसको फंक्शन कहते थे, उसी को हम यहाँ पे मेथड कह रहे हैं, और वो क्लास के अंदर होते हैं इसलिए हम उसको मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। पाइथन इज स्ट्रॉन्गली टाइप्ड, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे हमने फंक्शन को, जैसे यही वाली एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे ली हुई है, और इसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है हैज़ एट्रीब्यूट, ठीक है। हैज़ एट्रीब्यूट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक डॉग की क्लास है वही स्पीक, और एक कैट की क्लास है जिसके अंदर भी स्पीक है, ठीक है। एक एनिमल साउंड का फंक्शन है और उसके अंदर एनिमल है। अब यहाँ पे हम लोग ना इस तरह से चेक करें, लाइक देखें, अगर हम लोग डॉग के ऑब्जेक्ट के थ्रू एनिमल साउंड को चेक करते हैं, लाइक कॉल करते हैं, और हमारे पास जो है वो डॉग के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीक लिखा हुआ है ना फंक्शन, हमने एनिमल साउंड के अंदर स्पीक फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो लेट्स सपोज हमारे डॉग के अंदर जो हम स्पीक है वो है ही नहीं, ठीक है। हम लोग लेट्स सपोज इसको करते हैं कमेंट आउट, और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या होगा, पास, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एक क्लास है डॉग, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एक कैट की क्लास है जिसके अंदर स्पीक लिखा हुआ है, और इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें डॉग है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और एनिमल साउंड में मैंने डी पास कर दिया। तो जब डी यहाँ से पास हुआ है इस एनिमल के अंदर तो डी डॉट स्पीक हुआ, ठीक है। तो डी डॉट स्पीक जब हम रन करेंगे तो हमारे पास ये क्या करेगा, स्पीक फंक्शन जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेगा, डी डॉट स्पीक, डॉग वाली क्लास का फंक्शन, ठीक है। जबकि उसके अंदर तो हमारे पास कोई फंक्शन है ही नहीं स्पीक का, तो फिर क्या आएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो एक एट्रीब्यूट होता है वो है हैज़ एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके थ्रू हम अपनी कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि अगर जो एनिमल है जो हम पास करें, यहाँ से अगर हम डी पास करें या हम सी पास करें, जो भी यहाँ पे एनिमल पास होगा, अगर उसके अंदर स्पीक है, स्पीक क्या है, हमारे फंक्शन का नेम है, अगर वो है तो फिर एनिमल डॉट स्पीक करो, अदरवाइज फिर इसका जो है वो हमें एरर आता होता है। सो इस चीज़ को हम इसके थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अगर हम हैज़ एट्रीब्यूट का कीवर्ड फंक्शन यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होती है। पाइथन इज स्ट्रॉन्गली टाइप्ड। पाइथन में हम लोग जो है वो साथ में अगर टाइप बता दें हम एरर को खुद से यहाँ से रिजॉल्व करने के लिए, तो वो चीज़ जो है वो
एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे ऊपर डक टाइपिंग में सिंपली भी कर रहे थे, बट वहाँ पे ये वाला एरर आ सकता था। तो अगर हमने यहाँ पे हैज़ एट्रीब्यूट यूज़ करके इस कंडीशन को यहाँ पे एड्रेस कर लिया है, तो अब यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ का एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? ऑपरेटर्स तो आपने पढ़े हुए ना, हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। इफ़ एनी ऑपरेटर परफॉर्म एडिशनल एक्शन अदर देन व्हाट इट इज़ मेंट फॉर देन इट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, अगर हमारा कोई ऑपरेटर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करे, कोई उसके अलावा कोई एक्शन परफॉर्म करे जिसके लिए वो बनाया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। प्लस है, वो प्लस का काम ही करता है, ठीक है। माइनस है, वो माइनस ही करता है। अगर प्लस ऑपरेटर जो है वो प्लस करने के अलावा कुछ और एक्शन परफॉर्म करने लग जाए, कोई एडिशनल एक्शन परफॉर्म करने लग जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। इस चीज़ को अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम 10 + 20 फॉर एग्जांपल कुछ भी दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं पाइथन के अंदर, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई मैजिक हो रहा है कि 10 में 20 कैसे ऐड हो रहा है? तो यहाँ पे बेसिकली पाइथन में कोई मैजिक नहीं होता। हमारे पास इस प्लस के लिए हर एक ऑपरेटर के लिए हमारे पास बैकएंड पे कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है। प्लस के लिए हमारे पास जो है वो बैकएंड पे कुछ इस तरह का कोड लिखा हुआ है, इंट डॉट ऐड, ये जो अभी हमने पढ़ा था इस तरह ऐड, और इसके अंदर दो वैल्यूज़ आएंगी तो आपने उनको क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। बैकएंड पे इस तरह का कोड लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे ए और बी को ऐड करवाते हैं, लाइक दो स्ट्रिंग्स को ऐड करवाते हैं, तो उसके लिए बैकएंड पे कोड लिखा हुआ है str डॉट, और इसके बाद यही ऐड और ए और बी को आपने ऐड कर देना, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैजिक फंक्शंस। ये हमारे पाइथन के अंदर जो हैं वो हर एक ऑपरेटर के लिए लिखे होते हैं, ठीक है। आपने इसको रिसर्च करना है, आपने इस पर सर्च करना है कि मैजिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने देखना है। बट यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये था कि जो हमारा ऐड का ऑपरेटर है ना, वो उसके पीछे लॉजिक कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि वो इंटीजर्स को ऐड कर सकता है, वो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकता है, वो इस तरह जितने भी हमारे पास पॉसिबल डेटा टाइप्स हैं उनको ऐड कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिनेरियो ये आ रहा है कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे थे अब तक, वो ऑब्जेक्ट्स, हाँ, जैसे हमारे पास क्लास ए है तो इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्लास बी है, हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए तो हमारे पास कोई फंक्शन नहीं बना हुआ, ठीक है, बिल्ट इन नहीं है कोई भी ऐसा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्लस वाला जो हमारे पास मैजिक फंक्शन है, इसको यूज़ करते हुए हम अपना एक खुद से फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। वो किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमारे पास है क्लास ए और एक है क्लास बी। दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर्स हैं, और हमने क्या किया हुआ है, एक एक वेरिएबल ये ले रहे हैं x, और वो सेल्फ डॉट एक्स में x स्टोर करवा रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ए का एक लाइक जो हमारे पास क्लास ए है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और जो क्लास बी है उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ऐड करवाना चाह रहे हैं ए और बी को। देखें, अभी हम इसको ना कमेंट आउट कर देते हैं और हम इसको रन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आया, एरर आया। एरर क्या है कि आप जो है वो लाइक इन दोनों टाइप्स को ऐड नहीं करवा सकते, ए और बी को। अब यहाँ पे जो ए और बी है ना, ये कैपिटल ए और बी की बात हो रही है। तो कैपिटल ए और बी क्या है, हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है, और हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप ये देखें, ऐड सेल्फ अदर, ये हमारे पास वही मैजिक फंक्शन का हमने पार्ट लिया। ये मैजिक फंक्शन हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, डेफ बना दिया, मतलब हमने इसको अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना दिया। लेकिन ये चूँकि क्लास के अंदर है तो हम इसको मेथड कहेंगे, ठीक है। और ये इसके अंदर सेल्फ भी है, तो ये क्या हमारा होगा, ये हमारे पास एक इंस्टेंस मेथड होगा। तो उसके बाद क्या किया हमने, सेल्फ डॉट एक्स, जो हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, और तो यहाँ से हम अदर पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से इन दोनों को ऐड करेगा और हमें सम रिटर्न कर देगा। तो ये जो अब हमारा फंक्शन है ना, जो हमारा ऐड का फंक्शन एक्चुअल था पाइथन के अंदर, वो तो किसी इंटीजर, किसी स्ट्रिंग, किसी फ्लोटिंग पॉइंट, कुछ इस तरह की वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए बनाया हुआ था। बट हमने अब क्या किया है, हमने उसी ऐड फंक्शन को, उसी ऑपरेटर को, उससे हमने एक
कुछ एडिशनल एक्शन परफॉर्म करवाया है जिसके लिए वो बना हुआ नहीं था। वो तो इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग इन चीज़ों को ऐड करने के लिए बनाया हुआ था ना पाइथन में, बट हमने उससे कुछ एडिशनल एक्शन परफॉर्म करवाया है। तो इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसको अभी हम रन करके देख लेते हैं। तो अभी जब आप इसको रन करेंगे तो अभी हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने ऐड करवा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपना एक फंक्शन बना दिया है और उसमें हम लोगों ने जो है वो ऐड करवा दिया, हमने लॉजिक लिख दिया है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आज का लास्ट टॉपिक है, इनफैक्ट हमारी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है, वो है एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारा फोर्थ पिलर था हमारे ऊप का। अब एब्स्ट्रैक्शन में हमने एक एग्जांपल ली थी, जो हमारे कीबोर्ड के बटन्स होते हैं उनकी जो हमसे लाइक जो भी उसके पीछे का जो लाइक बैकएंड का सारा प्रोसेस होता है वो हमसे हाइड किया हुआ होता है। लाइक इन सिंपल वर्ड्स, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमसे हाइड की हुई होती है। हमें जस्ट एसेंशियल फीचर्स दिखाए हुए होते हैं जो हमारे लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें, एडिशनल चीज़ें वो हाइड की हुई होती हैं। एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है। अब इसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को अभी हम देखेंगे। We use abstract class when there are some common features shared by all object as they have। इसको हम देखेंगे, इसका क्या मतलब है। abstract class का जो है हम लोग उसको क्यों बनाते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के बाद हम इन पॉइंट्स को फिर से आके एक बार रेफर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है PVM कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंस्टेंस क्लास। PVM जो है वो हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस किया था। इसको पाइथन वर्चुअल मशीन कहते हैं। और यहाँ पे जो अभी हमारे डिस्कस करने का मकसद है वो ये है कि जो पाइथन वर्चुअल मशीन है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमारे पास होती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती, ठीक है। अभी हम बनाने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो PVM क्रिएट नहीं कर सकती। सही हो गया। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे ये चीज़ हम देखेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर ऑल मैथड्स एब्स्ट्रैक्ट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है एक, अभी आपने इतना याद रखना है, और कुछ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम की भी कोई चीज़ होती है, सही है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही हों, ठीक है। ये आप पॉइंट्स अभी याद रखते जाएं, जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ये क्लियर होते जाएंगे। थर्ड पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कंक्रीट मेथड। अब हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आ सकते हैं और कंक्रीट मेथड्स भी आ सकते हैं। अब कंक्रीट मेथड्स क्या हैं ये भी हम अभी देखेंगे। इफ़ देयर्स एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन अ क्लास दैट मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। अगर किसी भी क्लास के अंदर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर लिया है, वो हम देखेंगे किस तरह से करते हैं, तो क्या होगा, हमारी उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, सही है। वो हम कैसे बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। आपने थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखना है। अभी हम ये सारे पॉइंट्स को दोबारा आके रिवाइज करेंगे और तो आपकी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स चाइल्ड क्लास। चलें इसको अभी हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स को हम देखना चाह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अब जो है ये मॉड्यूल्स इंपोर्ट किस तरह कराते हैं ये हमने देख लिए थे। हमारे पास जो है वो ABC नाम का एक मॉड्यूल है, ठीक है। एग्जैक्टली ABC ही है, यहाँ पे मैंने खुद से ABC नहीं लिखा हुआ, इसी नाम का हमारे पास एक मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर, जिसके अंदर एक क्लास होती है ABC जो होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। वो अभी हमने यहाँ से इंपोर्ट करवानी है और इसके अलावा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेकोरेटर इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। हमने देखा था ना, जब हम क्लास मेथड्स बना रहे थे हम उसका डेकोरेटर यूज़ कर रहे थे, हम स्टैटिक मेथड्स बना रहे थे हम स्टैटिक का डेकोरेटर यूज़ कर रहे थे। इसी तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जब हम बनाएंगे तो हम एब्स्ट्रैक्ट का डेकोरेटर यूज़ करेंगे। तो वो जो दूसरे डेकोरेटर्स थे जो अब तक हम यूज़ करते आए हैं क्लास मेथड के लिए और स्टैटिक मेथड के लिए, वो पहले से हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो ये क्लास है इसका जो डेकोरेटर है इसका हमें इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। तो ये हमने देख लिया हम किस तरह इम्पोर्ट करवाते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है क्लास शेप, ठीक है। इसको हमने इनहेरिट किया है ABC से। ABC क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि ABC मैंने खुद से नहीं लिखा, जैसे हम XYZ ABC लिख रहे होते हैं, ये हमारे पास एग्जैक्टली क्लास का नेम है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वहाँ से मैंने इनहेरिट करके एक क्लास बनाई शेप, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जो कि मैंने यहाँ से इंपोर्ट करवाया था।
एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने से पहले आपको डेकोरेटर लिखना होता है। बाकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका सेम उसी तरह से डेफ, एरिया उसका नेम और सेल्फ उसके अंदर जो भी एक फर्स्ट पैरामीटर होता है। अच्छा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक मेन पॉइंट ये होता है कि आपने उसके अंदर इसकी जितनी भी डेफिनेशन होती है, जो इसका कोड होता है, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखना होता, यहाँ पे हमने जस्ट पास लिखना होता है, ठीक है। वो कहाँ पे हम लिखेंगे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि हमने डेकोरेटर यूज़ कर लिया, और हमारी जो सेकंड इसका क्राइटेरिया था वो ये था कि हमने इसकी बॉडी यहाँ पे डिफाइन नहीं करनी होती, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ रीडिफाइंड इन चाइल्ड क्लासेस, ये भी हम देखेंगे क्या मतलब है। उसके बाद हमने बना लिया एक हमारा नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल मेथड, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंस मेथड, ठीक है। ये क्या है, इन्फो इसका नेम है, सेल्फ इसने पैरामीटर लिया, एंड दिस इज शेप इसने प्रिंट करवा दिया, वेरी सिंपल। यहाँ पे बेसिकली अब तक हमने देखा है कि हमने एक क्लास बनाई है शेप के नेम से, उसके अंदर हमने ABC क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको हमने इनहेरिट किया है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो अभी हम थोड़ा सा इसको जाके दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट मिला कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि अभी हमने बना ली है ABC, क्योंकि वो यहाँ से हमने इनहेरिट करके बनाई है तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका जो है वो ऑब्जेक्ट PVM क्रिएट नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो हमारे पास मेथड है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट ही हो, ठीक है। यहाँ पे हमने इस क्लास के अंदर दो मेथड्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट वन तो एब्स्ट्रैक्ट है, बट ये पॉइंट सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर मेथड ही इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट हो। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमने एक नॉर्मल फंक्शन भी बनाया हुआ है, नॉर्मल मेथड भी इस क्लास के अंदर बनाया है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कंक्रीट मेथड। अब यहाँ पे है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकता है और कंक्रीट मेथड भी आ सकता है। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि कंक्रीट मेथड क्या होता है। कंक्रीट मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हमने उसकी बॉडी खुद से डिफाइन की भी होती है यहीं पे, ठीक है। नॉर्मल मेथड जो अब तक हम यूज़ करते आए हैं वो कंक्रीट ही थे, बट चूंकि वो अभी इस क्लास के अंदर हमने लिखे हुए ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट मेथड, बाकी इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम यहाँ पे पास लिखते हैं, इसकी बॉडी डिफाइन नहीं करते। कंक्रीट मेथड हम कंप्लीटली यहीं पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक हो गया। ये पॉइंट भी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। इफ़ देयर इज़ एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन क्लास द क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। देखिए इन्होंने कहा कि अगर किसी क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, जो कि अभी ये है, तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो हमने उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया ना, हमने उसको ABC से इनहेरिट कर दिया, तो अब तो वो एब्स्ट्रैक्ट बन गई है। ये पॉइंट भी हो गया। लास्ट पॉइंट है द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिफाइन इन इट्स चाइल्ड क्लास। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, जिसको अभी आपने पास लिख दिया था, वो ज़रूरी है, वो मस्ट है कि उसकी जो बॉडी आपने डिफ़ाइन करनी है ना, अभी तो आपने पास लिख दिया है, तो वो आप कहाँ डिफ़ाइन करें, वो आप उसकी चाइल्ड क्लास में डिफ़ाइन करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल के नेम से चाइल्ड क्लास बनाई है और इसको इनहेरिट किया हमने इस शेप से, तो वो क्या हो गया, इसकी चाइल्ड क्लास बन गई। चाइल्ड क्लास के अंदर हमने एक जो है वो बनाया है फंक्शन, ठीक है, सेम यही वाला जो एब्स्ट्रैक्ट था, वो हमने यहाँ पे सेम वही डिफ़ाइन किया है। अब यहाँ पे जो था हमने पास लिख दिया था, बट यहाँ पे ये होगा क्या, अब हम इसकी फुल बॉडी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। 10 × 5 हमने एरिया का फार्मूला लिख दिया, लेट्स सपोज लेंथ इंटू विड्थ कुछ भी हम लिख सकते थे, और इसको हमने रिटर्न कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमारे हो गए कंप्लीट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह बनाते हैं, ABC से इनहेरिट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस तरह बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे पास क्यों लिखते हैं, फिर इसकी फुल बॉडी कहाँ डिफाइन करते हैं, ये चीज़ सारी हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा अभी भी है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट है ना। तो अब जो हमने ये वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, इसका तो ऑब्जेक्ट पाइथन वर्चुअल मशीन नहीं बना सकती, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसके चाइल्ड के थ्रू इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है चाइल्ड का, रेक्टेंगल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया R, और R के थ्रू हमने एरिया को जो है वो एक्सेस कर लिया। R के थ्रू जब हम इस एरिया को एक्सेस करेंगे और R के थ्रू जब हम इस इन्फो को भी एक्सेस करेंगे, जो कि दोनों हमारे पास इस क्लास के मेथड्स हैं ना, तो हम R के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आ गया एरिया और दिस इज शेप, जो कि इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था। तो अब आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, और ये सारा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये रह गया है कि वी यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हेन देयर आर सम कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट एज दे हैव।
अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते क्यों हैं, ये एक मेन क्वेश्चन होगा ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम तब बनाते हैं जब हमारे कुछ कॉमन फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारे डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो यूज़ करती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ये शेप की क्लास बनाई हुई है, तो एरिया एक ऐसा कॉमन फीचर है जो हमारी जितनी भी शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल जो भी हैं, इन सब का एरिया होता है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि इन सब का एरिया अलग अलग होता है, सबके फार्मूलाज अपने अपने होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया और हमने उसको यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। तो अब ऐसा होगा कि जो जब हम क्लास बनाएंगे रेक्टेंगल के लिए, तो उसके अंदर हम इस पूरे मेथड को दोबारा से लिखेंगे और इसकी जो बॉडी है वो इस रेक्टेंगल क्लास के अकॉर्डिंग हम डिफ़ाइन कर लेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से जब हमें कोई सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो हम उसके लिए एक अलग से सर्कल क्लास बनाएंगे और हम इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करते हुए वहाँ पे जाके इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर लेंगे सर्कल के फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो होपफुली यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि यहाँ पे हमने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई क्यों है। तो बनाई हमने इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो सब ऑब्जेक्ट्स शेयर कर रहे होते हैं, तो तब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कंक्रीट मेथड जो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो है वो पास नहीं लिखना होता, बल्कि फुल बॉडी यहीं पे डिफाइन कर देनी होती है मेथड की। तो उसको हम कहते हैं कंक्रीट मेथड। अ कंक्रीट मेथड इज़ अ मेथड हुज एक्शन इज़ डिफाइंड इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इटसेल्फ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही उसके एक्शन हम डिफाइन कर देते हैं। अ फुली इम्प्लीमेंटेड मेथड, फुली इम्प्लीमेंटेड होता है, उसके अंदर जो है वो ऐसा नहीं है कि हमने पास लिख दिया और बाकी हम बाद में कहीं डिफाइन करेंगे। हमने फुल जो एक मेथड बना दिया है ना यहीं पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही, उसको हम कंक्रीट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो इन्फो वाला मेथड है, ये वाला, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंक्रीट मेथड है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेस का। इंटरफेस क्या होता है, पाइथन हैज़ नो ट्रू इंटरफेस। पाइथन में एज सच इंटरफेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हम इसको किस तरह अचीव करते हैं, जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और उसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, तो हम उसको इंटरफेस कहते हैं। देखें यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो नहीं है ना, इसके अंदर तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक कंक्रीट है, तो इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। लेकिन अगर यही एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती और इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होता, इसके अलावा कंक्रीट ना होता, तो उसको हम कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो मेथड्स होते हैं वो हम एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ओनली एब्स्ट्रैक्ट होता है इंटरफेस के अंदर। वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे अलाउड होते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स अलाउड होते हैं, और यहाँ पे जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है, यस, और यहाँ पे भी अलाउड है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे भी अलाउड होता है, यहाँ पे नहीं अलाउड होता। अच्छा, यहाँ पे जो है इसका मैंने ये कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये डिफरेंस है इन दोनों का, आप इसको खुद रीड करिएगा तो होपफुली आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर 30th कंप्लीट होता है। आज हमने रिमेनिंग जितने भी हमारे ऊप के कॉन्सेप्ट्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आई होगी। यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट आज आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इनके जो है वो आंसर्स लिखें और लिख के जो है वो फेसबुक कम्युनिटी में भी शेयर करें, ताकि बाकियों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। और होपफुली आपने इस सीरीज़ को एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।